सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 15 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 10 ईयर्स में वो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हो, चलो इसे हम रीड करते हैं और गिवन लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या गिवन है। So the question is, an electron in hydrogen atom stays in its second orbit for 10 raised to minus 8 सेकेंड। तो अभी तक यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि एक हाइड्रोजन एटम है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड के लिए स्टे करता है, मतलब 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड के लिए उस ऑर्बिट में रहेगा। अब डेफिनेट सी बात है, अगर रहेगा तो वो रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। सो हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस एट दैट टाइम। तो हमसे पूछा है कि अगर वो 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड के लिए उस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उतने टाइम में वो कितने रेवोल्यूशन न्यूक्लियस के अराउंड कंप्लीट करेगा। तो गिवन में मुझे यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ ऑर्बिट विच इज़ 2 और उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विच इज़ स्मॉल टी से हम डिनोट कर रहे हैं बिकॉज टाइम यहाँ पर बहुत स्मॉल है, 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड दिया है। और जो मुझे कैलकुलेट करना है वो फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल टी हो गया हमारा 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड और कैपिटल टी मुझे लेकिन फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली यहाँ पर दिया है कि 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड के लिए वो रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ और अपना मेन इंटेंशन यही है कि हमें कैपिटल टी की वैल्यू ढूंढना है। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बट वी नो दैट कि भाई जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो स्पीड का फॉर्मूला वही लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस बन जाता है उसका सरकमफ्रेंस जिसे हम 2πr बोलते हैं डिवाइडेड बाई टी लिख लेते हैं। करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई टी का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बोलोगे सर 2πr अपॉन वी लिख लेंगे, ये तो टी का फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे कैपिटल टी निकालना भी है तो मुझे यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू पता होना चाहिए और वी की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि दोनों यहाँ पर अभी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेडियस के फॉर्मूले से आर निकाल लेता हूँ और वेलोसिटी के फॉर्मूले से वी निकाल लेता हूँ और दोनों को इस इक्वेशन में पुट करके कैपिटल टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेयर वी नो दैट कि भाई जो आर है, आर का फॉर्मूला होता है 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, इंटू एन स्क्वायर। यहाँ पर जो एन है बेसिकली वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिफाइन करता है। तो ये रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर इज इक्वल टू 0.053। अच्छा, नैनोमीटर से जब मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10 रेज टू माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और एन स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 गिवन है। करेक्ट। अब इसे मैं फर्दर अगर सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.053, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 हो जाएगा। तो देयरफॉर अब यहाँ पर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 4 3 ज़ा 12 बैलेंस 1, 4 5 ज़ा 20 और ये कितना हो जाएगा 21। तो 0.212 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, ये हमारा क्या मिल गया, हमें रेडियस मिल गया। करेक्ट। तो आर की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इसी पैटर्न से हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंड याद रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला है वो होता है v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज टू 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है n। ये सारे फॉर्मूला वगैरह मैंने अपने वन शॉट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वन शॉट वीडियो ज़रूर देखो। ठीक है, वन शॉट वीडियो के देखने से आपको काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी, तभी आपको फॉर्मूले के बारे में पता होगा और तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। देखो डायरेक्टली हम फॉर्मूले पे क्वेश्चन रख के सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो पहले आप वन शॉट वीडियो देखो, देन सीधा फॉर्मूला वीडियो, और उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2.18, तो मैं यहाँ पर 2.18 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू तो हमें पता है 2 है बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेकंड दिया है, इसे मुझे डिवाइड करना है। तो देखो अगर मैं 2 से कट भी करूँगा तो अब तुम समझ सकते हो कितना आएगा, 1.09 आएगा। करेक्ट, 1.09 इंटू 10 रेज टू क्या हो जाएगा 6। तो ये मुझे इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल गया। तो इस तरीके से मुझे आर भी मिल गया और वी भी मिल गया।
तो जैसे मुझे आर और वी मिल गया तो अब मैं क्या करता हूँ, टी वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। सो देयरफॉर जो मेरा टी वाला फॉर्मूला था वो कितना था, 2 पाई, क्या था, 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, दैट इज़ 0.212, 0.212 इंटू 10⁻⁻9 है। और यहीं पर इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 1.09 इंटू 10⁻6 है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो मैं इसे लिखता हूँ टी इज़ इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू तो जनरली हम सब जानते हैं 6.28 होती है ना। पाई की वैल्यू 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पर ये इसे मैं 2.12 कर देता हूँ तो पावर हो जाएगा -10। ऐसा क्यों किया आगे मैं समझाता हूँ। और ये 1.09 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ज़रा तुम ध्यान से सोचो कि अगर ये 1.09 की जगह पे 1.06 होता तो क्या ये 2 टाइम्स नहीं कट हो जाता? ऑब्वियस सी बात है, कट हो जाता। तो 1.09 को आप 1.06 मान के कट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना है। तो देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा, 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। अच्छा, 10⁻⁻10 तो पहले से था यहाँ पर, और 10⁻6 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू, अब आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली 12.56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.56 इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा, करेक्ट। अब जो 10⁻⁻16 है, इसको हम क्या करने वाले हैं कि अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। याद है फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन वॉज स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर देता हूँ, तो देयरफॉर जो हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है उसका फॉर्मूला है स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। स्मॉल टी की वैल्यू मुझे पता है 10⁻⁻8 है, और कैपिटल टी की वैल्यू मेरी 12.56 इंटू 10⁻16 है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, यानी इसको मैं चाहिए तो डायरेक्टली लॉग एंटी लॉग से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट बेटर है कि अगर मैं इसे रेसिप्रोकल पैटर्न से सॉल्व करूँगा तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। बट रेसिप्रोकल की कंडीशन ये है कि मुझे 1 नंबर के बाद डॉट चाहिए, तो मैं इसे 1.256 करूँगा तो ये पावर जो मेरा होगा दैट विल बी -15 हो जाएगा, और ऊपर जो पावर है वो -8 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसे फर्दर मैं सॉल्व करूँगा, तो आपको करना क्या है कि अपना लॉग टेबल बुक उठाना है और वहाँ पर देखना है कि रेसिप्रोकल 1.2 में 5 6 देखना है। देखो, अगर आप को रेसिप्रोकल लॉग एंटी लॉग स्क्वायर रूट वगैरह देखना नहीं आता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख के सीख भी सकते हैं, ठीक है। बट बहुत आसान है, रेसिप्रोकल देखना है 1.2 में 5 का 6। तो जैसे आप देखोगे 1.2 में 5 का 6, तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 0.7961, ठीक है, इनटू, अब 10⁻⁻8 है, ओके, और 10⁻⁻15 ऊपर आएगा तो तुम्हें पता है कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा। सो देयरफॉर जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल एन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.7961 इंटू 10 क्या बचेगा, 7, बिकॉज 15 में से 8 जाएगा तो 7 ही बचने वाला है, करेक्ट। तो अगर मैं इसे राउंड फिगर लिखूं तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो, यहाँ तक अगर आपने आंसर लिखा तो भी करेक्ट है। जैसे कि मुझे पता है 0.79 को मैं 0 पॉइंट ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 8 भी लिख सकता हूँ, 80, ठीक है। तो ये भी चलेगा, ठीक है। इंटू 10 कितना है, 10⁻7 है। अगर मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ n इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻6 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं। सोचो 10⁻⁻8 सेकेंड बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल होता है यार। यानी कि अगर मैं 1 सेकेंड के 1 लाख पार्ट्स कर दूँ ना तो 10⁻5 होता है। 10 लैक्स में 10⁻6, 1 करोड़ में 10⁻7, यानी कि 10 करोड़ करूँगा तो 10⁻8 होगा। उतने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 8 इंटू 10⁻6, ऑलमोस्ट 10 लाख रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितना तेज़ी से मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स में पूछा था। जनरली होता क्या है कि चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई से एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं वो, बिकॉज सारे न्यूमेरिकल्स बहुत लेंदी गिवन है। ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही पूछा था, इसके लिए रेयरली पूछते हैं एक्सरसाइज से। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज के ऊपर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड सो ऑन, जिन्हें हम आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर दिया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 2 लाइंस इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट 2 लाइंस का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हो कि बाल्मर सीरीज मतलब क्या, सेकंड नंबर की सीरीज, तो n की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का क्या मतलब है, देखो जब आपको फर्स्ट लाइन बोला जाए, क्या बोला जाए, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के केस में n की वैल्यू 2 लेना है और m की वैल्यू लेना है 3, ठीक है। जब हमें बोला जाता है सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू 2 ही लेना है, बिकॉज आप n की वैल्यू 3 नहीं कर सकते हो, बिकॉज बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू क्या होती है 2। तो यहाँ पर सेकंड लाइन के लिए m की वैल्यू क्या लोगे, 4। ऐसे ही अगर थर्ड लाइन बोला जाता तो n की वैल्यू हम 2 लेते और m की वैल्यू क्या लेते, 3। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर सीरीज की अगर उसने फर्स्ट 2 लाइंस या 3 लाइंस पूछा है, तो याद रखना है कि n की वैल्यू चेंज नहीं करना है और m की वैल्यू को आपको चेंज करना है। फर्स्ट लाइन पूछा है तो जैसे मैंने यहाँ पर बाल्मर सीरीज के लिए m की वैल्यू 3 लिया है, और सेकेंड लाइन के लिए m की वैल्यू 4, थर्ड लाइन के लिए m की वैल्यू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे पैशन सीरीज होता तो पैशन सीरीज के लिए n की वैल्यू 3 होती और m की वैल्यू 4 होती फर्स्ट लाइन के लिए, सेकेंड लाइन के लिए n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 5 होती, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, मुझे लैम्डा 1 निकालना है और लैम्डा 2 निकालना है। अब देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, दैट इज 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू को पुटअप करके आगे सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर और 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और m की वैल्यू 3 है फर्स्ट लाइन के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9, ठीक है। पहले आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई करो, r की वैल्यू मत रखो, तो ये हो जाएगा r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9 माइनस 4 अपॉन 9 4 जा 36 हो जाएगा। देयरफॉर अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5r/36 हो जाएगा। लेकिन मुझे निकालना तो लैम्डा है ना, तो अगर आपको लैम्डा निकालना तो आपको लिखना होगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 36 अपॉन 5 इंटू आर। अब आप यहाँ पे लिखोगे 36 अपॉन में लिखोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ होती है, क्या होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो देयरफॉर लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू, अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे लिखना है 36 और 5 को पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 7 जा 35 बैलेंस 3, 5 9 जा 45, 3 48 हो जाएगा, 0.51 जा 5। अब आपके पास दो रास्ते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक रास्ता तो ये कि आप लॉग एंटी लॉग लगा दो, है ना, इस तरीके से एंटी लॉग log of 36 माइनस log of 5.485। तो एक तरीका है कि आप log एंटी लॉग से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, क्या ले लो, रेसिप्रोकल, यानी 5.4 में 8 का 5 रेसिप्रोकल देख लो और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको 0 पॉइंट में आएगा, उसको आपको 36 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने दो तरीके बताए यहाँ से, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इसमें जो लैम्डा की वैल्यू मिल रही है दैट इज इक्वल टू 6563 एमस्ट्रॉम। एमस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 होता है, एमस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, क्योंकि ये जो 7 है ये ऊपर जाके -7 होगा। तो अगर आपका पावर के टर्म्स में ही आपको लिखना है तो भी चल जाएगा, अगर एमस्ट्रॉम के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो भी चलेगा। अब यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई, यही सेम चीज़ आपको सेकंड लाइन के लिए भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ2 इज इक्वल टू आर और 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है।
फिर वही आपको काम करना है, जिस तरीके से मैंने ये आपको बताया उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। और इसका जो λ2 का जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 4862 एंगस्ट्रॉम समथिंग आएगा। ठीक है, याद रखो एंगस्ट्रॉम में आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड लिखे जाते हैं। सो इट इज़ बेटर टू राइट इन एंगस्ट्रॉम, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया था। तो 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा था, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा था, यानी कि 3 + 2 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स 2024 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आए थे। इसके लिए मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन द PYQ न्यूमेरिकल्स, यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमें दिया है वो क्या दिया है, कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, चेंज निकालना है। किसका चेंज निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमें दिया है कि थर्ड ऑर्बिट यानी N3 से कहाँ जंप कर रहा है, वो N1 में जंप कर रहा है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम, लेट्स से इसका एंगुलर मोमेंटम L3 है और इसका एंगुलर मोमेंटम L1 है। तो बहुत सिंपल है, जस्ट आप यहाँ पर इक्वेशन लिख दो, एंगुलर मोमेंटम 3 माइनस एंगुलर मोमेंटम 1, यही तो होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π, करेक्ट, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसको यहाँ पर पुटअप कर दो, तो अब यहाँ पर आपका बन जाएगा N3, ठीक है, H/2π माइनस N1 H/2π, करेक्ट। अब आप इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आप इसे ऐसा लिख लोगे, N3 की वैल्यू आपको पता है 3 है और ये H/2π, तो H/2π लिख लो, माइनस ऑफ N1 की वैल्यू 1 है और ये हो जाएगा H/2π। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि H/2π कॉमन है तो बाहर निकाल लो, तो ये 3 - 1 हो जाएगा। अच्छा 3 - 1 करूँगा तो 2 आएगा, तो ये 2H/2π हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, H/π। अब जानते हो H की वैल्यू क्या होती है, 6.63 × 10⁻⁻34 है ना, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो देयरफॉर यू विल गेट, लाइक इसको मैं लिख सकता हूँ 663/314 × 10⁻⁻34। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेट आंसर लाइक 2.11, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ना, 314 का डबल कितना हो जाएगा, 628, तो लगभग आपका 2 टाइम्स तो जाने वाला है आंसर में। तो 2.11 × 10⁻⁻34, और यूनिट लिखना मत भूलना, इट इज़ मीटर स्क्वायर पर kg, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिल गया व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। और याद रखो, जब आप कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली सॉल्व करते हो ना, तो उसको ये भी दिमाग में याद रखना है कि अगर यही चीज़ अगर फोर्थ से थर्ड पूछ लेता या और कुछ पूछ लेता तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 10⁻10 पर आवर एट 20 आवर्स। तो डिसइंटीग्रेशन रेट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन रेट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 10⁻10 पर आवर। ठीक है, और कितने टाइम के लिए दे रखा है यहाँ पर, जो टाइम यहाँ पर गिवन है एट 20 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो 20 आवर्स मतलब मान लेते हैं कि T की वैल्यू कितनी है, 20 आवर्स है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या बोला है, डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 10⁻10 पर आवर। तो जो डीके होने का रेट है वो कितना है, 10⁻10 पर आवर है, और कितने टाइम के लिए, 20 आवर्स के लिए। फिर आगे क्या बोला है, इट रिड्यूसेस टू 5 × 10⁻9। बाद में जो डीके रेट है वो कितना है, गिवन है 5 × 10⁻9 पर आवर फॉर द टाइम पीरियड ऑफ, अब कितना टाइम पीरियड गिवन है अपने को, इट इज गिवन 30 आवर्स। ठीक है, यानी पहले जो डीके रेट था वो क्या था, 10⁻10 पर आवर फॉर 20 आवर्स। बाद में जो डीके रेट है वो कितना है, 5 × 10⁻9 पर आवर फॉर 30 आवर्स। तो इसे A1 मान लेते हैं और इसे A2 मान लेते हैं, इसे टाइम T1 मान लेते हैं, इसे टाइम T2 मान लेते हैं। हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट मतलब हमें यहाँ पर लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, एक्टिविटी से रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूला आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो N इज इक्वल टू N0 e⁻⁻ t, और सिमिलरली एक्टिव
के लिए भी फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो दोनों का मतलब सेम ही है, बट यहाँ पर हमें एक्टिविटी से रिलेटेड ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सिंस यहाँ पर दो केस दिए हैं तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। पहला इक्वेशन हो जाएगा a1 इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा और इसे लिखेंगे t1, ठीक है। वहीं दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एंड दूसरा इक्वेशन बन जाएगा a2 इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा और इसे क्या लिखेंगे t2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमें अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर लैम्डा निकालना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लो a1 बाई a2, ठीक है। देखो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू माइनस लैम्डा t1 अपॉन e रेज टू माइनस लैम्डा t2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर रख देते हैं। a1 की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 10 रेज टू 10 पर आवर और a2 की जो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है वो है 5 इंटू 10 रेज टू 9 पर आवर, ठीक है। इज इक्वल टू, इसे यहाँ पर हम लिखते हैं e रेज टू माइनस लैम्डा, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे भी लैम्डा है और ऊपर भी लैम्डा है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर इसकी t1 की वैल्यू रख देता हूँ जो कि है 20 और सिमिलर तरीके से हमें नीचे फॉलो करना है e रेज टू माइनस लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे 30, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देयरफॉर लिखना है। देयरफॉर अब देखो 10 रेज टू 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 और 10 रेज टू 10 तो बचेगा सिर्फ 10, तो ये हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे e इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -20 लैम्डा, उसके बाद क्या हो जाएगा +30 लैम्डा, -20 लैम्डा और +30 लैम्डा, क्योंकि ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -20 लैम्डा +30 लैम्डा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो अगर मैं 5 से इसे डिवाइड करूँ तो इसे लिख सकता हूँ 2 और इसे लिखूँगा e रेज टू 10 लैम्डा। क्या बचा ये e रेज टू 10 लैम्डा। अब यहाँ पर फर्दर इसे हमें सॉल्व करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो देयरफॉर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 2 इज इक्वल टू, और जैसे मैं लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लैम्डा log ऑफ e हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला है जो आप जानते हो, log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और log ऑफ 2 की वैल्यू, नेचुरल log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 10 लैम्डा, ठीक है, बिकॉज log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो याद रखना है नेचुरल log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयरफॉर लैम्डा के लिए 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू लैम्डा। 10 से डिवाइड करने का सिंपल से मतलब है कि एक डिजिट को हमें और शिफ्ट करना होगा, तो ये 0.0693 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इजी क्वेश्चन है, खाली आपको याद रखना है कि एक्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो यहाँ पर दिया था कि जो डिसइंटीग्रेशन रेट है, इनिशियल डिसइंटीग्रेशन रेट जो है वो क्या है 10 रेज टू 10 पर आवर, कितने टाइम के लिए 20 आवर्स के लिए, और बाद में जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो कितना है 5 इंटू 10 रेज टू 9 पर आवर फॉर 30 आवर्स के लिए, और हमें लैम्डा निकालना है। तो बस दोनों को कंपेयर करके आगे सॉल्व कर लेना है, और याद रखना है इस वाले स्टेप में यहाँ पर -20 लैम्डा और नीचे -30 लैम्डा होगा, और जब -30 लैम्डा ऊपर आएगा तो +30 लैम्डा हो जाएगा। तो -20 लैम्डा +30 लैम्डा विल बी इक्वल टू 10 लैम्डा। फिर हमें दोनों साइड लॉग ले लेना है और नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पुटअप करके आगे से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर ओवरऑल देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले टॉपिक पे, तो हमें 2 ही टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और यही 2 टॉपिक आपको मेजरली करना है। एक जो टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज़ के ऊपर है ना, जो हमने लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पैशन सीरीज़ पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेकेंडली कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू डीके लॉ। तो डीके लॉ में खास तौर से हाफ लाइफ टाइम पीरियड के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, यानी हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली 2 क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया इस क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V दिया है और ये कितना है 100 वोल्ट गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन नैनोमीटर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब कि हमें क्या निकालना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है।
एक्चुअली देखा जाए तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है, बट PYQs में पता नहीं क्यों इस चैप्टर में इसे रखा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चैप्टर नंबर 14 और 15 थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो चलेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है और आंसर याद रखना कि इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर निकालना है। देखो, मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आंसर हमें वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम निकालना होता है, कभी नैनोमीटर निकालना होता है और कभी सिर्फ हम मीटर में भी निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी पूछा है कि आंसर इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर निकालो या एंगस्ट्रॉम निकालो तो कन्वर्ट करना जरूरी है, और अगर नहीं पूछा है तो हमें कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ का जो नॉर्मल एसआई यूनिट है वो मीटर होता है। तो अब ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैंने प्रीवियस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में फॉर्मूला के साथ साथ जो PYQs है वो मैंने कराए थे, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा 1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ वी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1.228 नैनोमीटर। इसको नैनोमीटर को एज इट इज़ रखेंगे, कोई चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमें फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर ही लाना है, और जो हमें पोटेंशियल दिया है वो 100 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, तो इसे लिखेंगे 1.228 अपॉन 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा नैनोमीटर। 10 का मतलब है कि एक डिजिट और ये पीछे खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 0.1228 नैनोमीटर। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, तो शायद इसीलिए उन्होंने 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। देखो, ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स के आप PYQ सॉल्व करते हो तो यही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको करने भी आने चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम 8 to 10 ईयर्स के PYQs कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर अप हो जाते हैं जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ बेसिक चीज़ें आपको ये करना है कि आपको एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल से भी कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेना है, इतना इनफ हो जाएगा और आपको ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला जरूर बाय हार्ट होना चाहिए, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला तो फिर आपका न्यूमेरिकल में कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। यानी यहाँ पर क्लियरली हमें बोला है कि हमें रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सीरीज इन लाइमन टू द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सीरीज इन बाल्मर। तो मैं यहाँ पर लैम्डा एल बाई लैम्डा बी लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका याद रखना है, वो है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच भी लिखा जा सकता है या सिंपल आर भी आप लिख सकते हो। जेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे हाइड्रोजन एटम के ऊपर होने वाले हैं, और जेड के हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। तो आप सिंपली यही फॉर्मूला फॉलो करोगे, 1/n² माइनस 1/m²। तो जब भी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा हो किसी भी सीरीज का तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहीं पर दिया हो या सीरीज लिमिट दिया हो, याद रखना ये फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करना है, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए पूछा, या इसी का दूसरा नाम है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कह सकते हो, और इसी को दूसरी तरीके से वो बोलते हैं सीरीज लिमिट, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और सीरीज लिमिट, और इसका फॉर्मूला हमें यूज़ करना है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r/n²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना है, और ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। और याद रखना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को सीरीज लिमिट भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि याद रखना कि अगर वहाँ पर बोला है कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो उसका मतलब लैम्डा होता है। तो हमें 1 बाई लैम्डा नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 1 बाई लैम्डा रख के ही आगे पूरा सॉल्व करते जाते हैं और फाइनल आंसर आ जाता है, बट वो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आए ना, फिर आप क्या करोगे, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर
यहाँ पर मिली 1/λ की वैल्यू मान लो मुझे कितनी आ गई, मुझे आ गई 5r/36 आ गई। तो फिर ऐसे आगे नहीं सॉल्व करना है, इसे आपको ऐसा लिख लेना है पहले λ इज इक्वल टू 36/5r, उसके बाद सॉल्व करना है। आ रहा है आपको समझ में? क्योंकि 1/λ का मतलब वेव नंबर होता है, 1/λ का मतलब क्या होता है, वेव नंबर, और सिर्फ लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो याद रखना है कि लैम्डा का मतलब यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ, और 1/λ का मतलब क्या है, वेव नंबर। हाँ, अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन में वेव नंबर पूछ लिया तो फिर आप सीधा 1/λ को ही सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी तो इससे रिलेटेड जो भी PYQ से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो बेसिक आइडिया आ जाएगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंटली याद रखना है वो ये है कि आपको जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज़ है, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज़, इनका आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइमन सीरीज़ क्या है, मैं पहला सीरीज़ बता देता हूँ। जैसे लाइमन सीरीज़ देखा जाए तो फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है, तो लाइमन सीरीज़ के लिए आपको n की वैल्यू और m की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या याद रखना है, 1, m की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो खाली आपको अगर आपने ऑर्डर याद रखा तो आपको सारी वैल्यू याद रहेंगी। अच्छा, बाल्मर सीरीज़ के लिए आप क्या करोगे, बाल्मर सीरीज़ के n के लिए 2 याद रखना है, और ये ऑटोमेटिकली 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उससे थर्ड नंबर का सीरीज़ जो हमारा आ जाता है दैट इज़ पैशन सीरीज़। पैशन सीरीज़ में n की वैल्यू 3 हो जाएगी और m की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ नंबर की जो सीरीज़ है दैट इज़ कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज़। तो ब्रैकेट सीरीज़ में आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि n की वैल्यू 4 होती है, m की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5, 6, 7 एंड सो ऑन हो जाएगी। और लास्टली आपको याद रखना है पी फंड सीरीज़, और पी फंड सीरीज़ के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि n की वैल्यू 5 होती है और इसकी वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर आपने ऑर्डर याद रख लिया तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। और m की वैल्यू याद नहीं करना है, जो आपकी n की वैल्यू है उसके बाद m की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और देखो किस तरह से इसे अप्लाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें क्या फाइंड करना था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं इसे लिखूंगा 1/λL। यहाँ पर आप चाहिए तो लिख सकते हो लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज के लिए अभी अभी हमने देखा n की वैल्यू क्या होती है 1, और m की वैल्यू क्या लेना है 2 लेना है, ठीक है। याद रखना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए m की वैल्यू हमेशा n की नेक्स्ट वैल्यू लेना होता है। तो 1/λ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है r, और ये हो जाएगा 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। मैंने λL खाली इसलिए लिखा है ताकि हमें याद रहे कि ये लाइमन सीरीज़ के लिए है। तो 1/λ इज इक्वल टू r, और अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1/λL इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा r, और ये हो जाएगा 4 - 1/4, ठीक है। तो फाइनली देयरफॉर 1/λL की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, दैट विल बी 3r/4 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मुझे निकालना λL है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा λL इज इक्वल टू 4/3r, ठीक है। बस यहाँ पर आके आपको रुक जाना है, पूरा नहीं सॉल्व करना है आपको, ठीक है। वो पूरा इसलिए नहीं सॉल्व करना है क्योंकि जब भी आप रेशियो निकालते हो ना तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कैंसिल हो जाती है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ λL तक निकालना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, तो फिर हम इसे और आगे सॉल्व करते और r की वैल्यू रख देते। r की वैल्यू क्या होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो ये वैल्यू रख के आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सिंस हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है तो आप याद रखो किसी भी फॉर्मूले में जहाँ पर रेशियो निकालना हो और अगर उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाती है, तो उनकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करना है। अभी हमने लाइमन सीरीज निकाल लिया, अब हम बाल्मर सीरीज निकालते हैं। देखो बाल्मर सीरीज के लिए मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू जो है वो क्या है 2 है, तो 2 लिख लेंगे, और m की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 1/λ(b) लिख लेता हूँ। 1/λ(b) r हो जाएगा। 1 फॉर्मूला क्या है, n²। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1/n²। तो n की जगह पर सीधा मैं लिख लूँगा 2 का स्क्वायर, माइनस 1/m²। तो m की जगह पर लिख लूँगा 3 का स्क्वायर। इसे फर्दर आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1/λ(b) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r, और 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 - 4 यानी कि 5 हो जाएगा। तो इसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/λ(b) इज इक्वल टू 5r/36। ठीक है, देयरफॉर मुझे बताओ लैम्डा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। लैम्डा विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 36/5r। क्या हो जाएगा, 36/5r। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, लैम्डा बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, देयरफॉर लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी का। लैम्डा एल की वैल्यू याद करो कितना गिवन था, लैम्डा एल 4/3r। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रख देते हैं 4/3r अपॉन लैम्डा बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 36/5r। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करोगे, देखो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देयरफॉर लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू, यहाँ से 4 को कट करूँगा तो 4 9 जा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/27। क्या हो जाएगा, 5/27। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है देयरफॉर लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू। अब आप क्या करोगे, नॉर्मली इसे आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है 25, और ये 27 पॉइंट आएगा 0 1 टाइम्स, तो 27 बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस आएगा 3, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसे आगे आपको सॉल्व करना है, तो नॉर्मली आप डिवाइड कर लेना। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो कितना है, देखो 0.1851। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो इसे आप चाहिए तो लॉग एंटी लॉग से डिवाइड करने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। द हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियर स्पीसीज इज 1.386 ईयर्स। हाफ लाइफ मतलब यहाँ पर हमें टी हाफ गिवन है, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है दैट इज 1.386 ईयर्स गिवन है। ठीक है, ओके। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट इट्स डीके कांस्टेंट पर ईयर। डीके कांस्टेंट मतलब लैम्डा निकालना है। ठीक है, लैम्डा पर ईयर निकालना है। वो लैम्डा पर ईयर इसलिए भी हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि जो हमें हाफ लाइफ पीरियड दिया है वो भी इन टर्म्स ऑफ ईयर दिया है। तो इसका मतलब सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, बस आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ में देखो कितना है, 1.386 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.386। ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम में देखो अब आप क्या कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि 1.386 का रेसिप्रोकल देख सकते हो, और रेसिप्रोकल का जो आंसर आएगा उसको 0.693 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका है। तो अगर आप 1.386 का रेसिप्रोकल देखोगे तो इसका आंसर आपको 0.7215 मिलेगा समथिंग, और मल्टीप्लाइड बाय 0.693। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डेसिमल में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो आप नॉर्मली 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, पीछे से गिन लो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद आप डॉट लगा देना। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है वो है कि आप यहाँ पर लॉग एंटी लॉग भी अप्लाई कर सकते हो। तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो बेटर है कि आप रेसिप्रोकल से भी जा सकते हो, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर समथिंग आपको 0.5 पर ईयर मिल जाएगा। ठीक है, ये राउंड फिगर वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है।
तो वैसे मैं बता दूं कि जब आप इसे सॉल्व करोगे या मल्टीप्लाई करोगे ना, तो समथिंग आपको इसकी वैल्यू 0.4999 ऐसे कुछ वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, जिसे राउंड फिगर आप 0.5 पर ईयर लिख सकते हो, तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मेटल सरफेस इज 3.84 इंटू 10⁻19 जूल। If the light of wavelength 5000 angstrom is incident on the surface of the metal, will there be photoelectric emission or not? तो देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। तो अगर आप वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मैंने 3 न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट सॉल्व किए हुए हैं, और जहाँ पर तरीका बिल्कुल भी क्या है सेम है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो आप वहाँ से इसे देख लेना। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। मुझे पता नहीं क्यों PYQs के लिस्ट में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं दैट रिलेटेड टू डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बट चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज एंड पैशन सीरीज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है, किसका, बाल्मर सीरीज का। तो मैं इसे बोल देता हूँ लैम्डा बी निकालना है और लैम्डा पी निकालना है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज एंड वेवलेंथ ऑफ पैशन सीरीज। जबकि यहाँ पर हमें सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन दिया है, यानी लाइमन सीरीज की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये भी देखो रिलेटेड टू स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जहां पर आपको ऑलरेडी एक सीरीज का वेवलेंथ गिवन होता है और आपको दूसरी सीरीज का वेवलेंथ निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक ही मेथड फॉलो करना है जो आपको मैं बता रहा हूँ, और वो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो सीरीज का वेवलेंथ गिवन है पहले आप उस सीरीज को अप्लाई करो। अच्छा याद रखो यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, और मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r/n², ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि जिस सीरीज का वेवलेंथ आपको गिवन है पहले आप वो सीरीज का वेवलेंथ वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल लो। तो जैसे सबसे पहले मुझे लाइमन सीरीज दिया है, तो मैं यहाँ पर पहले क्या सॉल्व कर रहा हूँ, लाइमन सीरीज को, ठीक है। तो अब लाइमन सीरीज के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर इसे मैं λl लिख लेता हूँ। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/λl इज इक्वल टू r/, और आप जानते हो लाइमन सीरीज में n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही होगा। देयरफॉर λl की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/r, ठीक है। और आप अगर आप देखोगे तो λl की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि λl को हम 1/r लिख सकते हैं, और 1/r की जो वैल्यू है वो 912 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज एंड पैशन सीरीज। तो इसके लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं बाल्मर सीरीज के लिए कैलकुलेट करता हूँ। अब बाल्मर सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में 1/λ इज इक्वल टू r/n² होता है, और बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू क्या होती है, 2। तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/r हो जाएगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/r। इसे मैं लैम्डा बी लिख लेता हूँ क्योंकि बाल्मर सीरीज है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लैम्डा बी इज इक्वल टू, क्या इसे मैं 1/r इंटू 4 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकते हैं, है ना। तो देयरफॉर अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ लैम्डा बी इज इक्वल टू, देखो 1/r जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 1/r की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है। यहाँ पर कितनी है 1/r की वैल्यू, 912 एमस्ट्रॉम। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, रख देना है 912 एमस्ट्रॉम इंटू क्या करना है 4, ठीक है। कन्वर्जन वगैरह कुछ भी नहीं करना है क्योंकि और कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पर गिवन ही नहीं है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, और इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे एमस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज मिल गई, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या कैलकुलेट करना था, पैशन सीरीज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पैशन सीरीज। तो देखो पैशन सीरीज में आप जानते हो n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दो, 1/λp इज इक्वल टू 1, यानी कि r/n², और n² में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है।
तो देयरफॉर आप लिखोगे लैम्डा पी इज इक्वल टू 4 यानी कि 9/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/r। नेक्स्ट सिस्टम में क्या लिखोगे? देयरफॉर लैम्डा पी इज इक्वल टू 1/r इंटू क्या लिख लेंगे? 9। अब देखो 1/r अगेन हम जानते हैं 1/r की वैल्यू क्या होती है? 1/r की वैल्यू होती है 912। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखता हूँ मैं लैम्डा पी इज इक्वल टू 912 एमस्ट्रॉम इंटू 9। तो अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिख दूंगा लैम्डा पी इज इक्वल टू 912 मतलब 9 2 ज़ा 18 बैलेंस 1 9 1 9 और 0 यानी 10 हो जाएगा। तो बैलेंस 1 आएगा, 9 9 जा 81 और ये क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 8208 और इसका यूनिट हो जाएगा एमस्ट्रॉम। तो इस तरीके से ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर यही सेम चीज़ अगर वो बाल्मर के क्वेश्चन के अलावा ब्रैकेट और पी फंड के लिए पूछ लेता तो भी हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडिएक्टिव स्पीसीज इज 3.2 डेज। तो यहाँ पर हाफ लाइफ हमें गिवन है और ये इन टर्म्स ऑफ डेज दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ 3.2 डेज गिवन है। और आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट मतलब यहाँ पर लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे? देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ यानी बेसिकली यहाँ पर कितना है? 3.2 डेज है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर आपको देखो मुझे नहीं लगता है रेसिप्रोकल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लॉग एंटी लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर आप रेसिप्रोकल के थ्रू सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करोगे? 3.2 का रेसिप्रोकल देख लो जिसका आंसर 0.3125 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसे क्या करोगे? 0.693 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी एक तरीका है, या तो आप डायरेक्टली से लॉग एंटी लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप सॉल्व कर लो इसे। और अगर आप इसे इस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इसका आंसर आपको समथिंग मिलेगा 0.2165। ठीक है, और सिंस यहाँ पर हमें जो हाफ लाइफ पीरियड दिया था वो इन टर्म्स ऑफ डेज दिया था तो यहाँ पर हम इसका यूनिट पर डे में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें मिल गया। देखो हाफ लाइफ पीरियड के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, खाली बस आपको एक ही स्टेप याद रखना है कि आपको या तो लॉग एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ सकता है या तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। क्या बोला यहाँ पर? हमें क्या करना है? कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो देखो ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं? जैसे कि अगर मान लो ये कोई न्यूक्लियस है और ये एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, ये एटम का क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, और ये हो जो सेकेंड ऑर्बिट है बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्बिट को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट को क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और जो ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है इसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड। तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है? ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है। तो इसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो अब हम क्या करेंगे? एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर एनर्जी इन द फर्स्ट स्टेट, तो इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? तो मैं लिखूंगा E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही होगा, और अगर 1 से मैं डिवाइड भी करूंगा तो आंसर यही आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आंसर मुझे मिला ये क्या मिल गया? फर्स्ट ऑर्बिट पे कितनी एनर्जी है?
इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी है, और उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, उतनी एनर्जी हमें लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। देयरफॉर अब यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए याद रखना है कि n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो देयरफॉर एनर्जी यहाँ पर मैं E2 बोल देता हूँ एंड इट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। देखो जो n की वैल्यू है ना वो कितनी है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 रख देता हूँ। तो देयरफॉर 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें क्या मिल गया, एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था कि कितनी एनर्जी लगेगी उसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। तो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और माइनस और E1 की वैल्यू क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसे हम लिख लेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देयरफॉर E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इतना लेंथी स्टेप अप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कुछ वैल्यूज़ को याद रख लोगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में एनर्जी लेवल डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट पे जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट पे जो एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनको निकालने का यही तरीका है जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया। वहीं थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज़ -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट को जो एनर्जी होती है वो है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिफ्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज़ -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर आप ये एनर्जी को याद भी रख लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, बिकॉज ये सेम वैल्यू आप एनर्जी लेवल डायग्राम में भी यूज़ करते हो। और अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो भी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर गिवन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। तो सेकंड बोहर ऑर्बिट यानी कि जब n इज इक्वल टू 2 है तो वहाँ पर एनर्जी मैं बोल देता हूँ E2, और इसकी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। तो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर निकालना है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में निकालना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, हम जानते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E1/E2 लिख लेते हैं। अच्छा, जब भी आपको रेशियो के पैटर्न में पूछा जाए फॉर्मूला तो आपको याद रखना है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर इसे मैं आगे लिखता हूँ E1/E2 इज इक्वल टू, n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/1। तो देयरफॉर E1 इज इक्वल टू 4/1 इंटू, और E2 की वैल्यू क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि इतना ही होता है, लेकिन हमें इसे बस थोड़ा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके बताना था। ठीक है, तो एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब रेशियो हो तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट निकालना हो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए तो आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज, तो यहाँ पर हमें एनर्जी दिया है किसी भी ऑर्बिट का, और उसका कितना वैल्यू यहाँ पर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देखो हम जानते हैं 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस ऑर्बिट की एनर्जी है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है। तो यहाँ से तो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट समझ में आ गया कि एन की वैल्यू क्या है, 4 है। बाई चांस अगर ऐसी कोई एनर्जी गिवन और आपको पता ना हो तो फिर आपको क्या करना है, एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना है, E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, फिर आप E की जगह पर रख दोगे 0.85 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। फिर आप इस फॉर्मूले से आगे इसे प्रोसीड करके सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। लेकिन इतना लेंदी स्टेप हमें क्यों अप्लाई करना, क्योंकि नॉर्मली जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर फिफ्थ ऑर्बिट तक के एनर्जी को याद रखो। अगर याद रखोगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई एनर्जी लेवल नहीं पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को हम फॉर्मूला जानते हैं, एल इज इक्वल क्या होता है, NH/2π। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 4 लिखना है, एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 होती है, अपॉन क्या करना है, अपॉन यहाँ पर लिखना है 2π। तो 2 और पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 3.142 यूज़ करना है। इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। देयरफॉर फाइनली एल इज इक्वल टू क्या लिख करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, बैलेंस 1, और ये हो जाएगा 13.26 अपॉन 3.142 × 10⁻⁻34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपली इसे सॉल्व करना है, यानी कि लॉग एंटी लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 3 4 जा कितना होता है, 12। तो ये तो हमें पता है कि 4 पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये 4.22 × 10⁻34 और इसका यूनिट जूल सेकेंड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल क्वेश्चन तो है, लेकिन आपको एनर्जी को देखते हुए पता चलना चाहिए कि कौन से नंबर का ऑर्बिट है। इसीलिए आप एनर्जी लेवल याद कर लो, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, किसका निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का, विच इज़ मूविंग विथ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 1/5 है। तो नॉर्मली v इज इक्वल मैं बोल सकता हूँ कि c बाई क्या है, 5 है, इसी को बोलते हैं 1/5। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के 5th है, तो c/5 हो गया। ठीक है, और आगे कुछ यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। तो ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो रिलेटेड टू डुअल नेचर है, बट ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये करा रहा हूँ। तो देखो वेवलेंथ का नॉर्मल फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल h/p। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल h/p। p का मतलब मोमेंटम होता है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल h/m × v लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/m × v हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और समझ लो, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो 1/5 मतलब इस तरीके से 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना है, देयरफॉर लिखना है लैम्डा इज इक्वल टू, एच की वैल्यू तो हम जानते हैं और ये गिवन भी है, 6.63 × 10⁻34 है। ठीक है, अपॉन देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है हमें, कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9 × 10⁻31 इंटू v की जो वैल्यू है वो c/5 है, और c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा, 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 6.63 × 5 हो जाएगा, इंटू 10⁻34 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर क्या बचेगा, देखो अपॉन में 9 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपॉन में लिख देता हूँ 9 × 3 × 10⁻31 है और 8 है, तो -31 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा,
-31 में से 8 जाएगा तो ये 23 बचेगा, तो -23 लिख देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे यार, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 5 6 30 और ये समथिंग मल्टीप्लाई करने पर 33.15 आ जाएगा, ठीक है, ओके। और 9 3 कितना होता है 27, तो नीचे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 27। 10⁻23 ऊपर आएगा तो +23, तो बचेगा 10⁻11 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए नॉर्मल डिवीजन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट शायद आपको टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा। 27 1 जा 27, और इस तरीके से यहाँ पर 6 पॉइंट, और फिर क्या यूज़ करोगे 1, 27 2 जा 54, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर कितना आएगा 7 5, और वापस से यहाँ पर फिर कितना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है 27 3 जा समथिंग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लो, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, और डिवाइड करने के बाद जो इसका नॉर्मल आंसर आएगा दैट विल बी 1.235 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आप चाहिए तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, या तो आप इसे एक स्टेप और सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 0.1235 इंटू 10⁻10 मीटर। और याद रहे 10⁻10 को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.1235, और इसे एंगस्ट्रॉम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है। तो याद ये रखना है कि जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गिवन कंडीशन को एक बार अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि कई बार ही होता है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला भी बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है कि वहाँ पर हमें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ से अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर हमने 8 to 10 सम्स तो कर ही लिए हैं, ठीक है। तो इतने में तो बेसिक आइडिया आपको लग ही गया होगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 2.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दिया है, और स्पीड यानी कि v, और इसकी वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, और जो रेडियस गिवन है वो कितना दिया है 0.53 दिया है, ठीक है। ये बेसिकली 0.53 एमस्ट्रॉम होगा या नैनोमीटर होगा, ये तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो चलो आगे हम इसे समझ लेंगे, शायद से मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। तो 0.53 ये एमस्ट्रॉम में है मुझे जहाँ तक लग रहा है, आगे इसे देख लेंगे, ठीक है। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि टी निकालना है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू उसने दिया है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v होता है। क्या होता है 2πr/v। तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या होती है 3.142, r की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है 0.53 एमस्ट्रॉम है। तो अगर यहाँ पर लिखें तो एमस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 होता है, ठीक है। और जो v है हमें वो कितना गिवन है, चलो देखो v की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 2.3 इंटू 10⁻6, तो 2.3 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर स्टेप में आगे सॉल्व करना है, तो t इज इक्वल टू नंबर को एक तरफ, तो पहले इसे लिख लो 3.142, और 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 10 यानी 1.06 इंटू 10⁻6 ऊपर जाएगा तो -6, तो टोटल ये बन जाएगा -16, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद फर्दर आपको सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। तो जो इसका फाइनल आंसर हमें मिल रहा है दैट इज़ 1.448 इंटू 10⁻16 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो लॉग एंटी लॉग तो यार थोड़ा आना ही चाहिए आपको, अगर लॉग एंटी लॉग नहीं आएगा तो कई सारे कैलकुलेशन हमारे ऐसे ही रह जाते हैं, बिकॉज नॉर्मल डिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पार्शियल सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो देखो जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज की बात कर रहे थे, तो एक तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दिस सीरीज, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन दिस सीरीज।
दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पैशन सीरीज। और एक तीसरे टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पैशन सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। हमें रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पैशन सीरीज। तो पैशन सीरीज का वेवलेंथ अपॉन निकालना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज के लिए यहाँ पर बी लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पैशन सीरीज है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के फॉर्म में और बाल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। therefore सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले पैशन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, पैशन सीरीज। ठीक है, तो पैशन सीरीज में एन की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, और एम की वैल्यू क्या लेना है, 4 लेना है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला रखोगे 1/λp इज इक्वल टू आर, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या होता है, 1/n²। तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 1/m², m की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करेंगे, तो इसे मैं लिखता हूँ 1/λp इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r, और इसे अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 16 माइनस 9 करूँगा तो ये 7 और 9 इंटू 16 करूँगा तो 144 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, देयरफॉर 1/λp इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7r/144। तो देयरफॉर फाइनली मुझे बताओ लैम्डा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा पी विल बी इक्वल टू 144/7r। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई किसकी, पैशन सीरीज की। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो फ्रैक्शन तक ही सॉल्व करना है, क्योंकि आगे जो दूसरी वैल्यू के साथ हम इसे डिवाइड करेंगे तो कट हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज के लिए आप जानते हो कि एन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 2 होती है। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे 1/λ इज इक्वल टू r/n², और n की वैल्यू क्या होती है 4। तो देयरफॉर यहाँ पर मुझे बताओ कि लैम्डा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बी विल बी इक्वल टू 4/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें किसका वेवलेंथ मिल गया, ये हमें बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ मिल गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। अब रेशियो किसका निकालना था, देयरफॉर रेशियो निकालना था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पैशन सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो पैशन सीरीज में देखो यहाँ पर क्या मिला है, 144/7r। तो 144 अपॉन क्या करेंगे 7r करेंगे, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर फाइनली ये क्या हो जाएगा, लैम्डा p इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 144 अपॉन, और जाएगा 7 इंटू 4, क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा p/λb, लैम्डा p/λb। तो 144 डिवाइडेड बाई 7 4 से कितना होता है 28। तो 28 को अगर आप राउंड फिगर 30 मान लो, और 140 को अगर आप राउंड फिगर 150 मान लो, तो 3 5 यानी कि 5 टाइम्स में इसका आंसर आपको आने वाला है। देयरफॉर लैम्डा p/λb विल बी इक्वल टू, अब इसे आप डिवाइड कर लेना तो इसका आंसर आपको 5.131 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर याद रखना है कि देखो ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी इजी होते हैं, खाली आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट 10 to 12 PYQs कर लिए है, दैट्स आर इनफ PYQs। ठीक है, तो याद रखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ज़्यादा फोकस 2 ही टॉपिक पे करना है, एक है स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज पे और दूसरा है हाफ लाइफ पीरियड पे। इन 2 पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ों पर आपको इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और अगर क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, और मास डिफेक्ट के ऊपर, बट वो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं बिकॉज उनका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, तो अभी तक वो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो एक्सरसाइज से इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही लो है। ठीक है, तो मेजर केसेस में आपको स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज से ही क्वेश्चन मिलेंगे या तो हाफ लाइफ पीरियड से मिलेंगे, और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है।
तो अगर ये जो मेरे पास लिस्ट है PYQs की, इसमें मैं और भी कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ जो 2017 16 वगैरह में आए हैं, बट इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस है दैट इज़ रिलेटेड टू कुछ चैप्टर 11 के भी PYQs इसमें मिक्स हैं और कुछ चैप्टर 14 के भी PYQs मिक्स हैं। और इस टाइप के सारे मैंने आपको PYQs ऑलरेडी उन सेपरेट चैप्टर्स में कराया हुआ है, तो इसके फर्दर हम यहाँ पर अब कोई PYQ सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू इतने PYQs इनफ है, इनको आप अच्छे से कर लो। आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं।